हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो मास्टर कैडर की सॉल्यूशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो इस सेकंड सीरीज़ के अंदर, सेकंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, लेकिन एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट। देखिए, आपके पास क्वेश्चन आंसर भी होगा, आपके पास आंसर की भी होगी। आप चाहे तो देख के क्वेश्चंस के आंसर को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस सीरीज़ का एक मकसद है, इस सीरीज़ का एक फोकस ये रहेगा, इस सीरीज़ का एक टारगेट ये रहेगा कि जो सॉल्यूशंस है, उन सॉल्यूशंस के अंदर जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी हल्का हल्का डिटेल में बताना, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो उससे पुराने क्वेश्चन से रिलेट करे या उससे मिलता जुलता हो, तो वो भी आपसे हो सके। तो किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को आराम से अच्छे से देखना है, समझना है, जो चीज़ें नहीं पता है उनको नोट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। अमंग द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन coined by Whittaker, into which kingdom would you classify the nitrogen fixation organism? ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो R.H. Whittaker ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, R.H. Whittaker ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया कहाँ थे? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखिए, बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया है, जाहिर सी बात है कि बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? क्या फंजाई के अंदर बैक्टीरिया होते हैं? नहीं, वो तो अलग है। किंगडम फंजाई के अंदर तो सारी फंजाई होती है। क्या किंगडम प्लांटी के अंदर बैक्टीरिया होंगे? नहीं जी, किंगडम प्लांटी के अंदर तो प्लांट्स होते हैं सारे के सारे। क्या किंगडम जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर बैक्टीरिया है? देखो, जो प्रोटिस्टा है वो भी यूनिसेलुलर है और जो बैक्टीरिया है वो भी यूनिसेलुलर है, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और बचा कौन सा ऑप्शन हमारे पास? किंगडम मोनेरा। कौन सा किंगडम बचा? किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये भी ध्यान रखना कि जो R.H. Whittaker का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और उसको किस बेसिस पे, उसको फूड जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था ऑर्गेनिजम्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वायरल जीनोम इज इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोटीन कोड नोन एज। हमें क्या बताना है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई वायरस का जो जीनोम होता है वो एक प्रोटीन के कोट के अंदर होता है, और उस कोट को क्या बोलते हैं? हमारे पास ऑप्शन है कैप्सिड है, आउटर इन्वेल्व है, कैप्सोमेर है, न्यूक्लिक एसिड है। तो देखिए, वायरस को समझते हैं। ये हमारे पास ऐसा वायरस है, जनरल सी मैंने स्ट्रक्चर बनाई वायरस की, ये वायरस है, ठीक है। देखो, वायरस के अंदर कहता है ये है उसका जेनेटिक मटेरियल, और बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है ये प्रोटीन से बनी होती है, और ये प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, दिस इज नोन एज कैप्सिड बोलते हैं, और अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। तो उन्होंने हमें किसके बारे में पूछा? उन्होंने हमसे पूछा है इन्वेल्व के बारे में, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। तो वो इन्वेल्व क्या है? कैप्सिड है। एक ऑप्शन यहाँ पे और है कैप्सोमेयर। देखो, जो कैप्सिड होता है, कैप्सिड का जो यूनिट होता है वो कैप्सोमेयर होता है। मतलब बहुत सारे कैप्सोमेयर के जो यूनिट्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? कैप्सिड बनाते हैं, एक इन्वेल्व बनाते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सरगैसोसी इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ एन एल्गी सरगैसम। दिस एल्गी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सी है जिसका नाम है सरगैसोसी है, और वो जो सरगैसोसी है उसका जो नाम पड़ा है वो सरगैसम के कारण पड़ा, एल्गा सरगैसम के कारण पड़ा। तो हमें ये बताना है कि ये जो सरगैसम है ये कौन सी क्लास से या कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो जो सरगैसम होता है वो बिलोंग करता है ब्राउन एल्गी से। हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ब्राउन एल्गी। देखो, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो तो एक बैक्टीरिया होता है, तो वो तो एल्गी जो है होती एल्गी है, लेकिन प्रोकैरियोटिक एल्गी होती है, तो उसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्राउन एल्गी होती है, एक छोटी सी बात जो है हमें जो सरगैसोसी के बारे में पता होनी चाहिए। सरगैसोसी क्या है? जो अमेरिका और अफ्रीका के जो बीच जो ओशन प्रेजेंट है उसके अंदर होता है। इसकी जो ना नेचुरल बाउंड्रीज होती हैं जो बनी होती है सरगैसम एल्गी के द्वारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट हेट्रोस्पोरस? देखो, यहाँ पे टर्म आ रही है हेट्रोस्पोरस, और ये 2-3 एग्जाम्स के अंदर, पंजाब के अंदर 2-3 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ध्यान रखना, हेट्रो, देखो हेट्रो का मतलब क्या है? डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या है? डिफरेंट। और स्पोरस का मतलब क्या है? स्पोर। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो डिफरेंट स्पोर्स नहीं बनाता? जैसे स्पोर्स होते हैं ना, मेल स्पोर्स, फीमेल स्पोर, तो जो डिफरेंट स्पोर नहीं बनाता। बात करते हैं स्लेजिनेला की,
जी स्लेजिनेला 2 डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनाता है, पाइनस भी डिफरेंट तरह के स्पोर बनाता है, मार्सिलिया भी डिफरेंट तरह के स्पोर बनाता है। तो ऑप्शन क्या बचा पीछे, ड्रायोप्टेरिस। जो ड्रायोप्टेरिस है वो उसके अंदर एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं, दैट इज होमोस्पोरस कंडीशन। तो हमारा आंसर हमने क्या बताना है, नोट हेट्रोस्पोरस, मतलब हमें बताना है होमोस्पोरस कौन है। तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ड्रायोप्टेरिस, क्योंकि ड्रायोप्टेरिस एक सिंगल टाइप का स्पोर्स की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरियोफाज दैट इंड्यूस बैक्टीरियल सेल लाइसिस आर कॉल्ड। तो हमें क्या बताना है कि बैक्टीरियोफाज, पहली बात तो बैक्टीरियोफाज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बैक्टीरियोफाज है जो इंड्यूस करेगा सेल की लाइसिस को, मतलब सेल को ब्रेक कर देगा। तो ध्यान रखना इस बात को। देखो सिंपल सी बात है, ये कोई भी बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्या करेगा, एक वायरस अपना जीनोम में भेज देगा, उसके बाद ये क्या करेगा, बहुत सारे डुप्लीकेट कर देगा, बहुत सारा मतलब जो डीएनए है वो डुप्लीकेट करेगा, बहुत सारा नई कॉपीज बनाएगा अपने जीनोम की। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया है ये डिसप्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, और उसमें से जब टूट जाएगा तो बहुत सारे वायरस यहाँ से बन के क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। तो ऐसे सेल साइकिल को क्या बोलते हैं, लाइसोजेनिक फेस बोलते हैं। मतलब जहाँ ऐसे फेस को जहाँ पे सेल को लाइस करते हैं इसको बोलते हैं लाइटिक फेस, दिस इज नोन एज लाइटिक फेस बोलते हैं, जहाँ पे सेल को लाइस किया जाता है। और लाइटिक फेस का ही दूसरा नाम होता है वीरुलेंट या फिर वायरुलेंट फेस, वायरुलेंट फेस। तो क्या हमें ऑप्शन में कहीं वायरुलेंट फेस दिख रहा है? बिल्कुल, थर्ड ऑप्शन जो है सी इज वायरुलेंट फाज, है ना, फेस नहीं बोलेंगे, सॉरी वायरुलेंट फाज बोलेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर इज सी वायरुलेंट फाज। इसके अलावा लाइसोजेनिक फाज वो होता है जो सिर्फ डुप्लीकेट करेगा, लेकिन उसके अंदर जो सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है, उसको लाइस नहीं किया जाता, तोड़ा नहीं जाता, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम होता है टेम्पलेट फाज, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपन फर्स्ट बिटवीन द यूनियन ऑफ स्टॉक एंड सायोन ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पे हमें ग्राफ्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है और लगातार ग्राफ्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्राफ्टिंग समझते क्या है, देखो एक प्लांट का पार्ट होता है, मतलब रूट वाला पार्ट बोल सकते हो, लोअर पार्ट बोल सकते हो, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से कट करते हैं और इसके ऊपर कोई दूसरा प्लांट लगाते हैं हम। और याद रखना ये दोनों प्लांट्स होते हैं जो 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये तकरीबन जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मटेरियल मिलता जुलता है, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, उनके अंदर देखा जाता है, प्लांट्स के अंदर। तो जब दिस इज नोन एज ग्राफ्ट या फिर दिस इज नोन एज सायोन, और इसको हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। सायोन को हमेशा ग्राफ्ट किया जाता है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब इनको 2 अलग अलग प्लांट्स को जब इस तरीके से हम जोड़ते हैं तो सबसे पहले कौन सा इवेंट होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि मकसद क्या है, मकसद है इन दोनों प्लांट्स को जोड़ना। अब दोनों प्लांट्स को जोड़ना है, इसके पास किसी और तरह के सेल्स हैं, इनके पास किसी और तरह के सेल्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे सेल्स की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी जो खुद अनडिफरेंशिएटेड हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कैलस की फॉर्मेशन। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, कैलस की फॉर्मेशन होती है। और कैलस क्या होता है, कैलस एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है प्लांट्स के अंदर जो अनडिफरेंशिएटेड होता है, मतलब जिसकी अभी कोई फेट नहीं है। तो जब भी कैलस बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे जिनकी कोई फेट नहीं है, तो इस तरीके से उनकी डिफ्रेंशिएशन होती है कि वो इन दोनों प्लांट्स के कुछ करेक्टर्स जो यहाँ पे जो नए सेल्स बनेंगे, कुछ करेक्टर्स दोनों प्लांट्स के होते हैं, जिसकी वजह से सायोन और स्टॉक एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, हमारा ऑप्शन है रीजनरेशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस, ऐसा नहीं होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू वेस्कुलर टिश्यू, ऐसा भी नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ कैलस, सी ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले क्या होगा, कैलस की फॉर्मेशन होती है, और इसके पीछे रीजन क्या है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन रिप्लेस वर्निलाइजेशन। तो वर्निलाइजेशन आपने देखा होगा, इससे पहले वाले लेक्चर में भी वर्निलाइजेशन की बात हुई थी। तो उस वर्निलाइजेशन तो देखो वर्निलाइजेशन होता क्या है, वर्निलाइजेशन होता है जब हम प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब प्लांट को नहीं, सॉरी सीड को क्या देते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ वर्निलाइजेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जर्मिनेशन के लिए। अब ऐसे होता है कि अगर हमें कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं देना हो, अगर हमें वर्निलाइजेशन को बाईपास करना हो, तो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक हार्मोन है जिब्रेलिन।
जो जिबरेलिन, अगर आप उस सीड को जिबरेलिन के साथ, मतलब जो जिबरेलिन है उसके साथ ट्रीट करते हैं तो वर्नलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आवर राइट आंसर इज जिबरेलिन्स। उसके बाद साइटोकाइनिन की बात करते हैं। साइटोकाइनिन क्या होता है? साइटोकाइनिन सेल की जो डिवीज़न है उसमें रोल प्ले करता है और साइटोकाइनिन मोर्फोजेनेसिस में रोल प्ले करता है। इसके अलावा ऑक्सिन की बात करें, ये क्या करता है? ये स्टेम की हाइट को बढ़ाता है। ऑक्सिन क्या करेगा? स्टेम की हाइट को बढ़ाता है, प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके बाद इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन क्या करता है? ये एब्सिशन लेयर की फॉर्मेशन करता है, जिससे जो फ्रूट होता है वो ईजिली जो प्लांट है उससे शेड हो जाता है, उससे हट जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन C4 प्लांट्स द केल्विन साइकिल्स ऑपरेट्स इन। देखो C4 प्लांट्स की बात की गई है कि केल्विन साइकिल कहाँ पे होगा। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, चाहे कोई भी प्लांट है, चाहे कैम है, चाहे C4 प्लांट है, चाहे C3 प्लांट है, सभी के अंदर लास्ट में केल्विन साइकिल तो होता ही होता है। इसके अलावा तो ये बात ध्यान रखनी है, केल्विन साइकिल सभी में होगा। लेकिन C4 प्लांट की बात की, पहले जनरली बात करते हैं केल्विन साइकिल होता कहाँ पे है। देखो मीजोफिल सेल के अंदर, ये मीजोफिल सेल है, इस मीजोफिल सेल के अंदर ये क्लोरोफिल है, इस क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रेना है, थाइलाकोड है। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है और जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा किसका? मीजोफिल सेल का। मीजोफिल सेल का जो स्ट्रोमा होता है, इस स्ट्रोमा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रूबिस्को। एंजाइम का नाम क्या है? रूबिस्को। तो ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि नॉर्मल जो C3 प्लांट्स हैं उनके अंदर केल्विन साइकिल कहाँ पे परफॉर्म होता है? स्ट्रोमा के अंदर होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात की गई यहाँ पे C4 प्लांट्स की। देखो C4 प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी होती है जिसको बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? क्रेंज एनाटॉमी। बहुत सिंपल सी एनाटॉमी है। क्या है कि ये जो बीच में सारे के सारे बंडल शीट सेल होते हैं। बीच में कौन से सेल हैं? ये हैं सारे के सारे बंडल शीट सेल हैं और काफ़ी सारे होते हैं, मतलब मैंने तो एक लेयर बनाई है, काफ़ी सारे, और इनको कवर करते हैं मीजोफिल सेल। इनको कौन कवर करेगा बाहर? मीजोफिल सेल। इनको मीजोफिल सेल क्या करते हैं? कवर करते हैं। देखो C4 प्लांट ये कौन सी है? ये क्रेंज एनाटॉमी किस में देखी जाती है? C4 प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पे जो ये वाला जो प्रोसेस था केल्विन साइकिल का, ये कहाँ पे परफॉर्म होता है? ये बंडल शीट सेल के अंदर परफॉर्म होता है। कहाँ पे? बंडल शीट। देखो मैं एक बंडल शीट सेल को कहता हूँ, ये एक बंडल शीट सेल है, इसके अंदर वही क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, उसके अंदर स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? C3 साइकिल परफॉर्म होता है। कहाँ पे? बंडल शीट सेल के। तो ऑप्शन में क्या है? स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट। तो बिल्कुल सही बात है, C ऑप्शन पड़ा है यहाँ पे, स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीट सेल। याद रखना C4 प्लांट के मीजोफिल सेल के अंदर, ये बाहर कौन से सेल हैं? ये बाहर है मीजोफिल सेल हैं। C4 प्लांट्स के मीजोफिल सेल के पास रूबिस्को एंजाइम नहीं होता। कहाँ पे होता है? वो प्रेजेंट होता है बंडल शीट सेल के पास। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट्स। तो देखो अभी बात की कि मैंने अभी भी बताया कि राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो राइपनिंग के लिए जो हार्मोन्स है दैट इज इथाइलिन जो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द एंजाइम दैट कैटालाइज कार्बन डाइफिक्सेशन इन C4 प्लांट्स। तो फिर से C4 प्लांट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि C4 प्लांट्स के ऊपर कार्बन जो है उसको सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करता है? ठीक है, कौन कैटालाइज करता है? तो याद रखना है पेप कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है? पेप कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम है, ये क्या करेगा? ये पेप को कन्वर्ट करता है, पेप को कन्वर्ट करेगा OAA ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। फिर ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये प्रोसेस होता है मीजोफिल सेल के अंदर, फिर ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट के अंदर कन्वर्ट होगा, मैलेट फिर जाता है बंडल शीट सेल के अंदर, फिर वहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन होती है, वहाँ से वो फिर से मतलब पायरूवेट में कन्वर्ट होता है और फाइनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बंडल शीट सेल के अंदर पहुँच जाती है। ठीक है, और वहाँ पे उसका इंतजार कौन कर रहा है? वहाँ पे उसका रूबिस्को इंतजार कर रहा होता है स्टोमा के अंदर बैठ के। और लास्ट क्वेश्चन यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय। हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी कौन ट्रैप करता है। ऑप्शन है प्लांटिंग ट्री, कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, ग्रोइंग ग्रासेस, ग्रोइंग एल्गा इन टैंक। याद रखना जब भी बात की जाएगी मैक्सिमम सोलर एनर्जी को ट्रैप करने की, तो एल्गी हमेशा बाजी मारती है।
एल्गी हमेशा बाजी मारेगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, एल्गी, है ना। और याद रखना सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन कोई प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो वो एल्गी होती है जो कि ओशन में प्रेजेंट होती है। तो इसको भी ध्यान रखने वाली बात है। बहुत सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए प्लांट हार्मोन यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि साइटोकाइनिन जो है वो मॉर्फोजेनेसिस में रोल प्ले करता है। देखिए हमने सुना होगा कि जो प्लांट के जितने भी प्लांट का कोई भी पार्ट है, अगर आप वहाँ से सेल लेते हो और उसको कल्चर में डालते हो तो वो पूरे के पूरे प्लांट को बना सकता है। तो सिंपल सा फंडा क्या होता है, जब भी हम प्लांट के किसी भी पार्ट को लेते हैं उसको कल्चर में रखेंगे तो वहाँ पे साइटोकाइनिन हार्मोन के साथ उसको ट्रीट किया जाता है। और जब साइटोकाइनिन हार्मोन के साथ ट्रीट करेंगे तब वहाँ पे फॉर्मेशन होती है कैलस की। और कैलस की खासियत तो वही है ना कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है, किसी भी तरह के सेल में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वहाँ से फिर पूरा का पूरा प्लांट नया बनता है। ठीक है जी, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये मतलब मेरा फेवरेट क्वेश्चन लगा अभी तक का। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड विद सेवरल इंटरमीडिएट स्टेप इज नोन एज। मतलब बहुत सीधा सा क्वेश्चन एक होता है, उसी क्वेश्चन को हल्का सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया। क्या पूछा है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया पायरुविक एसिड में और ये सीरीज ऑफ रिएक्शन हुई है। और बोला क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। मैं कह रहा हूं चाहे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चाहे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो, ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस होता है हमेशा कहाँ पे, साइटोसोल के अंदर। ठीक है, ये प्रोसेस हमेशा सेल के साइटोसोल के अंदर होगा। और जब भी सेल के साइटोसोल के अंदर होगा, पायरुविक एसिड के बाद ऑक्सीडेशन है या नहीं है, तब वहाँ पे डिसाइड होता है कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो क्रेबस साइकिल होगा। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन जो एनारोबिक होते हैं, कुछ फंजाई होती है जो एनारोबिक होती है, वहाँ से अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड बनता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बात इस स्टेप की है, तो ग्लूकोज का टूटना किसमें, पायरुविक एसिड में। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, है ना। तो मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन देखो कैसे वर्ड्स के साथ प्ले करके इतना अच्छा क्वेश्चन बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेकिन हमें इनके ध्यान से भी नहीं आना, हमें अपना दिमाग लगाना है, हमें उनके दिमाग से नहीं चलना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एटीपी विल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। चलो यही क्वेश्चन है, पायरुविक एसिड से क्या बनेगा। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है, इससे बनाना है हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन बोलते हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस को लिंक करती है क्रेबस साइकिल के साथ। तो भाई एक कार्बन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकलेगी, यहाँ पे एक बनेगा NADH। क्या बनेगा, NADH बनता है यहाँ से, एक NADH यहाँ से बनेगा। और एक NADH आजकल हमें 3 ATP दे रहा है। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा कि एक पायरुविक एसिड से हमें एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना है, कितने ATP मिलेंगे, एक NADH मिलेगा। और एक NADH कितने ATP देता है आजकल, 3 ATP देता है। तो हमारा आंसर देखो सीधा सीधा सामने पड़ा हुआ है, ऑप्शन ए 3 ATP। खत्म कहानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ, देखो भाई ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव, थोड़ा सा देखना समझना इसको, 2 चीजें बताऊंगा, डिफरेंस करना है आपने बाद में। फोस्फोराइलेशन एक्चुअली में यहां पे बात हो रही है कि भाई एक ऐसा प्रोसेस, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, मतलब चीज़ों को तोड़ तोड़ के एंड में ATP की जनरेशन कर दी। जैसे रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हैं, पायरुविक एसिड बनेगा, वो पायरुविक एसिड से फिर आगे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे NADH बनेंगे, FADH2 बनेगा, और भी वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा बनते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा बनने के बाद बहुत सारे जो हाइड्रोजन है वहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाते हैं इन जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है वहाँ पे। फिर वो उस स्पेस से जब एंटर करते हैं मैट्रिक्स की तरफ, तो एक ATPase जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो बहुत सारे ATP की सिंथेसिस करता है, और इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ठीक है, और ये प्रोसेस होता कहाँ पे, ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन,
रेशन। तो देखते हैं क्या ऐसा कुछ है हमारे ऑप्शन में। पहला है एटीपी इन फोटोसिंथेसिस, गलत। देखो जब भी फोटोसिंथेसिस के अंदर एटीपी बनेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोस्फोराइलेशन। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर एटीपी बन रहे हैं, फोस्फोर, देखो फोटो का मतलब लाइट, फोस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी बनना। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा NADPH इन फोटोसिंथेसिस, गलत भाई, ये भी नहीं है, NADPH भी नहीं है। उसके बाद ATP इन रेस्पिरेशन, तो दिस इज द राइट आंसर। ATP बनेंगे कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP बनेंगे, प्रोसेस कौन सा होगा? रेस्पिरेशन का। सो दिस इज द राइट आंसर, ATP इन रेस्पिरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन पूछी है, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम 8वीं 9वीं क्लास से कि अमीबा है बाइंडी फिजन करता है, अमीबा है बाइंडी फिजन करता है। और फिर जब थोड़ी सी हायर स्टडी आती है पता चलता है कि कभी कभी अमीबा के आसपास का जो इन्वायरमेंट है अगर वो अनफेवरेबल हो जाए तो अमीबा अपने आसपास एक सिस्ट की फॉर्मेशन करेगा जो काफ़ी हार्ड होती है और उसके अंदर लगातार डिवाइड करता रहेगा। जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो अमीबा उस सिस्ट को तोड़ के बाहर निकलेगा, बहुत सारे अमीबा बाहर निकलेंगे, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो बैक्टीरिया का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? बाइंडी फिजन भी हो सकता है, मल्टीपल फिजन भी हो सकता है। पहला ही ऑप्शन पड़ा हमारे सामने, पहला ऑप्शन ये है बाइंडी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। एक बार दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, बाइंडी फिजन एंड कंजक्शन, कॉन्जुगेशन। याद रखना कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, अमीबा के अंदर नहीं पाई जाती। कॉन्जुगेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंडी फिजन ओनली, गलत। मल्टीपल फिजन ओनली, गलत। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which bacteria is used in the production of insulin by genetic engineering? तो भाई हमें बताना है किस बैक्टीरिया को यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंसुलिन को बनाने के लिए। बैक्टीरिया का पूछा है, पहला ऑप्शन देखो सैक्रोमाइसिस। भाई सैक्रोमाइसिस क्या कोई बैक्टीरिया है? ये तो फंजाई है, गलत। नेक्स्ट राइजोबियम, ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया है, गलत। थर्ड ऑप्शन एस्टेरा कोलाई। देखो एस्टेरा कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम तो डिजीज करते हैं, है ना, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। आवर राइट आंसर इज एस्टेरिया कोलाई। और एस्टेरिया कोलाई के ऊपर इस तरीके कभी ना कभी क्वेश्चन पूछते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डम्प्ड इनटू अ रिवर इट्स BOD। BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बिल। भाई ऐसा है, एक पोल्यूटेड पानी है, उसके अंदर काफ़ी सारा पोल्यूशन है। हमने क्या किया, हमने उस वाटर के अंदर, मतलब एक सिंपल सा पानी था, हमने क्या किया, बहुत सारा सीवेज उस रिवर के अंदर डाल दिया। एक सिंपल साफ सी रिवर थी, अच्छी सी क्लीन रिवर थी, उसके अंदर जब बहुत सारा सीवेज का जो सीवेज का पानी था, वेस्ट था, वो डाल दिया। तो आपने बताना है BOD। देखो सिंपल सी बात है, जब भी वेस्ट जो होता है, जब भी वेस्ट होता है, इसको मतलब वेस्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स मतलब केमिकल होते हैं, इनको सिंपल केमिकल के अंदर ब्रेक किया जाता है। कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, साथ में टॉक्सिक भी होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के साथ साथ टॉक्सिक है, इनको सिंपल केमिकल के अंदर जो कि जिनको डिटॉक्सीफाई किया जाता है, मतलब इनके टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म किया जाता है। तो ये प्रोसेस सारे के सारे करते हैं बैक्टीरिया। ये सब कुछ कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। अब हमें ये बताना है कि भाई बैक्टीरिया है तो यहाँ पे BOD बढ़ेगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। देखो यार जितना ज़्यादा वेस्ट डालेंगे उतने ज़्यादा बैक्टीरिया उस वेस्ट को उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा उनको एनर्जी की ज़रूरत है और उतनी ही उनको रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी। और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है जो वो बढ़ेगी हमेशा, ठीक है, हमेशा बढ़ेगी। और ऐसे ही क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन है मेरिटोरियस के, अभी क्वेश्चन जो थे पेपर हुआ था उसमें आए थे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना BOD के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि ओवुलेशन के बाद कौन सा ऐसा, मतलब ओवरी के अंदर ऐसा कौन सा चीज़ है जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है। तो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, जो अपनी सेक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं। तो एक बार ओवरी की स्ट्रक्चर में आते हैं, क्या है, ये मान लो ओवरी है, इस तरीके से ओवरी होती है, जस्ट एक ओवरी भी ले रहे हैं, ये बीच में मेडुला होता है, बाहर वाला कोटेक्स। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है, फॉलिकल्स बनते हैं,
जब फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, और इसके अंदर क्या होता है, एग होते हैं। जब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, एग को बाहर निकालेगा। जब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, एग को अपने में से बाहर निकालेगा। ये एग आ गया बाहर, इस प्रोसेस को बोल दिया ओवुलेशन। ओवरी से एग का रिलीज होना ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा, तो इसको हम बोलते हैं ओवुलेशन। और जब भी ये ओवुलेशन होगा उसके बाद क्या होगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक ग्लैंड के अंदर, जिसको हम बोलते हैं, दिस ग्लैंड इज नोन एज कार्पस ल्यूटियम। ये ग्लैंड कौन सा है, दिस इज कार्पस ल्यूटियम। और ये किस हार्मोन को रिलीज करता है, ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन को, प्रोजेस्टेरोन को। ठीक है, तो ध्यान रखना है, प्रोजेस्टेरोन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल और इट्स पॉपुलेशन इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट इज नोन एज। देखो क्या लिखा है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। इसने क्या बोला है, स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये एक कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, और पॉपुलेशन, देखो इंडिविजुअल की बात करो चाहे पॉपुलेशन की बात करो, ये आपस में इनका, जैसे एक पॉपुलेशन की बात करें क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, है ना, एट सेम टाइम एट सेम प्लेस को पॉपुलेशन बोलते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, प्लस ये इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, मतलब क्या किसी दूसरी स्पीशीज की बात हमने की है, नहीं, हमने बात की कि आपस में ये कैसे इंटरेक्ट करेंगे, साथ में ये इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ऑटो का मतलब अपने आप, मतलब आपस में ही कर रहे हैं। इकोलॉजी का मतलब इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, है ना, और कौन इंटरेक्शन करेगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजी बोलते हैं। ऑटो इकोलॉजी का मतलब क्या है, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो अपने जैसे हैं, मतलब सेम स्पीशीज के हैं, और इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इनके रिलेशन को हम बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। ऐसे ही अगर वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई दूसरी स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तीसरी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, और ये सारे मिलके इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सिन इकोलॉजी। तो लेकिन यहाँ पे आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, तो दिस टर्म इज नोन एज ऑटो इकोलॉजी। हो सकता है अगली बार सिन इकोलॉजी पूछ लें, तो हमें पता होना चाहिए। तो अब आवर आंसर इज ऑप्शन बी, ऑटो इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली मैराइन, रेडियल सिमेट्रिकल एंड डिप्लोप्लास्टिक एनिमल। एक तो पूछा है डिप्लोप्लास्टिक होने चाहिए, एक पूछा है मैराइन, और मैराइन ऐसे नहीं एक्सक्लूसिवली, मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जो फ्रेश वाटर में मिले। साथ में इनकी सिमेट्री कैसी होनी चाहिए, रेडियल होनी चाहिए, रेडियल सिमेट्री। तो भाई मेरे सामने तो एक ही नाम आ रहा है दिमाग में, दैट इज टीनोफोरा। टीनोफोरा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, और ये समुद्र के अंदर ही पाए जाते हैं हमेशा। और इनके बारे में कुछ खास बातें हैं, इनके अंदर कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, ये बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं, मतलब रात के टाइम में ये चमकते हैं, इनके अंदर से लाइट एमिट होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना टीनोफोरा के बारे में। ठीक है, और इनकी सिमेट्री भी कैसी होती है, रेडियल होती है, और ये डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलिए अगर आपसे पूछते ऐसे ऑर्गेनिज्म, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्लूसिवली मैराइन है, जो एक्सक्लूसिवली मैराइन है, इनकी जो सिमेट्री है दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, और ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स आपने बताने हैं जो ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं, जिनकी बाइलेटरल सिमेट्री है, और वो एक्सक्लूसिवली मैराइन है, सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं। तो बताना आपने। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्या पता अभी मैं पूछ रहा हूँ, कल को पेपर वाले आपसे पूछ लें, है ना, तो हमें इग्नोर नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल। मतलब ऐसा मान के चलो, ये तो फेवरेट है क्वेश्चन, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ऐसा कौन सा मैमल है जो एग को ले करता है। जनरली जो मैमल्स होते हैं वो एग को तो ले करते नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जो एग को ले करते हैं, जैसे यहाँ पे प्लेटिपस। तो प्लेटिपस एक ऐसा एनिमल है, सॉरी मैमल है, जो एग को ले करता है। बाकी अगर बात करते हैं हिप्पोकैम्पस की, गलत आंसर है। कैंगरू की बात करें, गलत आंसर है। वेल की बात करें, गलत आंसर है। वेल फिश नहीं है, वेल मैमल है। कभी कभी वेल का नाम ना फिश में डाल देते हैं और हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो वेल एक मैमल है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम? एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी फाइलम बतानी कौन सी है? एनालिडा है, इकाइनोडर्मेटा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है। मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर पाई जाती है। और सेकंड लार्जेस्ट जो एनिमल किंगडम मतलब एनिमल किंगडम के अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट जो फाइलम है दैट इज सेकंड लार्जेस्ट कौन है? मोलस्का। बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड? तो ये बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से है, हमें बताना है एरोमेटिक अमाइनो एसिड इनमें से कौन सा नहीं है। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड वो होते हैं जिनके अंदर रिंग जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। बहुत सिंपल से ट्रिक बताता हूँ, WYF, वाइफ। W मतलब ट्रिप्टोफैन, Y मतलब टायरोसिन, F मतलब फिनाइल एलानिन। तो ये 3 ही होते हैं जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। वाई से याद रखना है आपने। देखते हैं, टायरोसिन बिल्कुल जी, ये है। ट्रिप्टोफैन बिल्कुल है। फिनाइल एलानिन ये भी है। तो ये तो वाइफ कंप्लीट होगी हमारी। चौथे नंबर पे आ रहा है थ्रियोनिन। तो थ्रियोनिन इज नॉट ए एरोमेटिक अमाइनो एसिड, तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? थ्रियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है, यहाँ पे डीएनए की बात नहीं हो रही। तो मन में जो हाइड्रोजन आ रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको निकाल दो बाहर। यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है। अगर डीएनए की बात होती तो डीएनए के अंदर हेलिकल जो स्ट्रक्चर होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण स्टेबल होती है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन है तो प्रोटीन के अंदर ये जो स्ट्रक्चर होती है ये सल्फर के कारण होती है, सल्फाइड बॉन्ड के कारण होती है। तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सल्फाइड, डाई सल्फाइड, क्योंकि 2 सल्फर होते हैं ना, तो डाई सल्फाइड बॉन्ड। आवर राइट आंसर इज डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन की जो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है वो डाई सल्फाइड बॉन्ड के कारण स्टेबल होती है, जबकि डीएनए के अंदर जो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ठीक है जी, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया बात। तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं आज के इस छोटी सी वीडियो को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन से हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और याद से आपने जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करना नहीं भूलना है। बाकी जुड़े रहिए बांसल एकेडमी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों से के साथ शेयर कीजिए कि हाँ आज हमने ये सीखा। तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस चलती रहेगी और आपके अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।